आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब थंब इम्प्रेशन से भी मिलेगा राशन, ओटीपी प्रक्रिया भी रहेगी जारी। राजनांदगांव के राशनधारियों को मिली बड़ी राहत। राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई मांग। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की दी जानकारी। ऑपरेशन प्रयास के तहत मिली बड़ी सफलता। 13 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। संगठन के भेदभाव से परेशान होकर किया आत्मसमर्पण। स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत जल स्रोतों की सफाई। ग्रामों में तालाबों और नालों की होगी साफ सफाई। बीमारियों के फैलने का खतरा होगा कम। राजनांदगांव के छुरिया में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। छुरिया में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का हुआ अनावरण। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। 3 माह का एक मुश्त चावल वितरण से शुरू की गई ओटीपी प्रक्रिया के चलते राशन दुकान संचालकों और हितग्राहियों को होने वाली समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। राजनांदगांव में अब थंब इम्प्रेशन से भी राशन मिलेगा। वहीं शासन के द्वारा नई डिवाइस प्राप्त की गई है, जिसका वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य शासन के निर्देश पर हितग्राहियों को जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ दिया जा रहा है, लेकिन इस चावल को लेने ओटीपी प्रक्रिया के चलते लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। आधार से नंबर लिंक नहीं होने के चलते लोगों के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है। ऐसे में आधार मोबाइल लिंक करने के लिए भी भीड़ लगी हुई है। इसी बीच राशन वितरण के लिए नई मशीनों का वितरण खाद्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब इस मशीन के जरिए ही राशन वितरण होगा, जिससे होने वाली समस्याएं खत्म हो जाएगी। वहीं राजनांदगांव जिले में 496 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से 2,51,000 राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जाता है। इन दुकानों के लिए खाद्य विभाग ने 496 मशीनों के अतिरिक्त 10 रिजर्व मशीन भी प्राप्त हुई है। अभी सभी राशन दुकानों के लिए हमारे जिले को 496 नई पॉस डिवाइस मिल चुका है। इसको ये अपग्रेडेड वर्जन है, इसको L1 डिवाइस बोलते हैं। इसमें हमारे आज से हम लोग वितरण भी चालू कर दिए हैं। अभी हम लोग आज शहरी राजनांदगांव शहरी क्षेत्र के लिए और राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए वितरण कर रहे हैं। इसमें हमारा लक्ष्य है कि 2 दिन में हम सभी 496 दुकानों में नया मशीन का इंस्टॉल कर दें। इसमें पूर्व में जो पुरानी मशीनें थी उसमें जून माह से केवल ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण हो रहा था। फिर भी हमने हमारे जिले में लगभग 50 से 55% राशन वितरण कर लिया है। नए मशीन को हमको प्राप्त होने से हमको आधार ऑथेंटिकेशन से थंब इम्प्रेशन के माध्यम से भी वितरण की सुविधा रहेगी। साथ ही साथ इसमें ओटीपी की भी सुविधा है। इन दोनों के भी माध्यम से यदि वितरण में कोई दिक्कत आता है तो नॉमिनी के माध्यम से भी हितग्राही राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा जो है आज से ही सभी दुकानों में उपलब्ध हो जाएंगी। शहरी क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि आज से ही ये चालू हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मोहड़ में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत उत्खनन को रोकने पर ग्रामीणों पर की गई मारपीट और गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो संबंधित थाने का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मोहड़ में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने मामले की जानकारी दी है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोहड़ में जो अवैध रेत तस्कर है और जो गोली चलाने के आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया था। तो उनको जानकारी दी गई है कि सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विभिन्न जगहों पर टीम गई हुई है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। सर, पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते रात मध्य प्रदेश से 3 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इसमें विवेचना जारी है और शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। खैरागढ़ में स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल संचय
एवं स्वच्छता की दृष्टि से बारिश से पहले ही जल स्रोतों की सफाई का एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। बारिश से पहले ही जल स्रोतों की सफाई कराना एवं महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जल संचयन और स्वच्छता दोनों में सुधार होता है। वहीं इस अभियान से 188 ग्रामों में से 167 तालाबों और 441 बोरिंग की सफाई से व्यापक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस अभियान में स्थानीय ग्रामीणों और महिला समूहों की भागीदारी से समूह में एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं औषधालय राजनांदगांव केंद्र में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने पुरुष बाथरूम की खिड़की से दफ्तर में प्रवेश किया और 3 नए कंप्यूटर और एक प्रिंटर चोरी कर ली। शासन के द्वारा दिए गए 4 आधुनिक कंप्यूटर में से 3 चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि शासन के द्वारा विभाग को प्रदान किए हुए नए 4 आधुनिक कंप्यूटर दिए गए थे, जिसमें से 3 आधुनिक कंप्यूटर को चोरी कर लिया गया है। फिलहाल इस चोरी के मामले की जांच क्षेत्रीय थाने में दे दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरों के अल्टीमेट चोरी करने का तरीका जो कि यहाँ के स्टाफ नर्स के द्वारा बताया जा रहा है वो कुछ अलग ही किस्म का है। बल्कि यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस जाली को पहले बाहर की ओर से चोरों के द्वारा खींचा जाता है और ये जो पुरुष बाथरूम बताया गया है, यहाँ पर ये गेट लग करके इस प्रकार से गेट लगा हुआ था बताया गया, और ये जो कुंडी ऐसी लगी हुई थी, तो इसे लोहे की रॉड से खसकाया गया ताकि चोरों को आसानी से यहाँ अंदर जाने मतलब कि कार्यालय में घुसने का एक रास्ता मिल पाए। अब चोर जो है इस बाथरूम के रास्ते से कैसे अंदर घुसते हैं उसकी पूरी जानकारी देते हैं हम। हमारे साथ मैडम भी है, यहाँ की स्टाफ नर्स है। ये एक बाथरूम है, यहाँ पर सीढ़ी नुमा कुछ सामानें रखी हुई है जो कि कबाड़ हो चुकी है। सामने आप जो खिड़की देख पा रहे होंगे वहां पर भी जाली लगी हुई थी बताया जा रहा है। उसको तोड़ करके चोर जो है वो यहाँ से अंदर घुसते हैं, इस सरकारी दफ्तर में एंट्री लेते हैं और इसी प्रकार से इसी रास्ते से चोर जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इधर अंदर जो दफ्तर है उस ओर जाते हैं और अपनी मन मुताबिक चीजें जैसे कि वहां पर 3 नए कंप्यूटर थे, 4 कंप्यूटर मंगाए गए थे। बताया जा रहा है कि 4 आधुनिक तकनीकी वाले कंप्यूटर मंगाए गए थे, जिसमें से 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर चोरी हो चुके हैं। कंप्यूटर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 3 कंप्यूटर जो चोरी हुए हैं उसमें से एक कंप्यूटर बचा हुआ है जिसमें पीसी वगैरह नहीं होते हैं, ये आधुनिक तकनीक वाले कंप्यूटर होते हैं। ये एचपी के जो ऑल इन वन कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसे ही 3 और अन्य कंप्यूटर थे जिसकी चोरों ने चोरी करके लेकर के जा चुके हैं। जरा सोचने का विषय यह है कि आखिरकार चोरों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि सरकारी दफ्तर तक को नहीं छोड़ते हैं और यहां से दवाई और किसी भी प्रकार के कागजात को चोरी नहीं बल्कि सीधे कंप्यूटर पर वार करते, कंप्यूटर को ही उठा करके लेकर के चले जाते। इसका बड़ा कारण भी आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कार्यालय है ये पुराना म्युनिसिपल स्कूल यानी कि सर्वेश्वर दास नगर पालिका स्कूल के जस्ट बगल में ही लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर गेट नहीं है। इस कार्यालय में आने के लिए गेट नहीं है ताकि शाम ढलते ही लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी शाम की महफिल रंगीने करते हैं। यहाँ पर शराब प्रेमियों का जमावड़ा बैठा हुआ रहता है। आखिरकार पुलिस की गश्त कम होती है, लोगों को बैठने के लिए उचित सुविधा उचित जगह मिल जाते हैं, कोने मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और ऐसे एक बड़े बड़े चोरी जैसे वारदात को अंजाम देते हैं। सुबेरे मेरे को आना रहता है, सुबेरे साफ सफाई करना रहता है। इस दरमियान चोरी हुआ है ऐसा करके पता चला मेरे को। जब मैं ताला खोला तो देखा कि दोनों गेट के ताला टूटे हुए हैं, है ना, और सामान जो था वो सब बिखरा हुआ था। तो मैं अंदर खोल के देखा, उसके बाद में मैं अपने अधिकारी को फोन किया और बताया और सूचना दिया मैं उनको कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसी घटना हो चुकी है। बस इसके बाद पुलिस को सूचना दिया। सामान वहां से गायब नजर आया।
मेरे को कंप्यूटर बस नहीं दिखा वहां से। बाकी इनको- सारे सामान बाहर के जो सामान थे वो तो थे, लेकिन कंप्यूटर बस नहीं थे। हाँ, पुराने जो जिला अस्पताल था, राज्य बीमा सेवाएं औषधालय, वहाँ एक रूम में 3 कंप्यूटर सिस्टम लगे थे, प्रिंटर था, उसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। उसकी पता तलाश कर रहे हैं, आसपास के फुटेज को खंगाला जा रहा है। जैसे भी पता होता है उसके आधार पे धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी तथा उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाए। ESIS एक सरकारी दफ्तर है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवा औषधालय श्रम विभाग का ये जो कार्यालय है सरकारी दफ्तर, और सरकारी दफ्तर में 2 दिनों पूर्व यहाँ पर एक चोरी की वारदात हो गई है, जिसको अगर कहा जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि जो चोरी की जो वारदातें हैं इसमें ना तो कोई नकदी रकम और ना ही कोई दवाइयां, बल्कि यहाँ टेक्निकल जो काम करते हैं यानी कि कंप्यूटर, उन सभी चीजों की चोरी हो गई है। इस टेबल पर आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए थे ताकि लोगों की सेवाओं के लिए और लोगों की जो जानकारी है वो गवर्नमेंट तक के, सरकार तक के पहुंचाने के लिए वो एक सुविधा के बतौर लगाए हुए थे। मैम, यहाँ 2 दिन पहले एक चोरी की वारदात हुई है, क्या चोरी हुआ है? और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि विभाग कौन सा है और किस पर्पस पे काम करता है? सर, हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत लेबर डिपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत काम करते हैं। और ये जो है जो भी यहाँ पे जो पेशेंट मतलब जो भी इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं उनको सुविधा देती है सरकार की उनका और उनके परिवार का बीमा रहता है। उसमें उनके परिवार को सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। साथ ही साथ बीमा होने के कारण अगर कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है तो किसी भी दूसरी जगह अस्पताल में, बड़े अस्पताल में उनको रिफर किया जा सकता है और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट कैशलेस भी हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग सरकार जो है सब चीज को ऑनलाइन करने में तीन जो यहाँ पर रखे हुए थे कंप्यूटर, जो HP Pro One 440 23.8 इंच के थे, ये ऑल इन वन डेस्कटॉप PC था। ये बहुत आधुनिक था और इसको इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से और 2 जो डॉक्टर के कक्ष में रखे हुए थे, चिकित्सक के कक्ष में, उनको इन्होंने चोरी कर लिया है। तो यहाँ पर से इन्होंने जाली वगैरह तोड़ के अंदर आए हैं और अंदर आ करके फिर पूरा सेट जो था उसको चुरा करके ले गए हैं। इसका जो तीनों कंप्यूटर का जो रेट है वो लगभग 3,47,985 रुपए है। और एक प्रिंटर था जो कि स्कैनर भी था, प्रिंट आउट कॉपी वगैरह सब होता था, वो लगभग 1,35,877 रुपए का था। किस प्रकार से अंदर घुसे होंगे वो चोर लोग, और केवल वो लोग कंप्यूटर को ही टारगेट किए, केवल कंप्यूटर को ही लेकर के गए, ना कुछ दवाइयां लेकर के गए, या यहाँ पर कुछ कैश वैश भी रहे होंगे? तो क्या कैश वगैरह नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ मेडिसिन रहती है और हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है। और यहाँ पे जो ये कंप्यूटर थे वही क्या है, अभी नए आए हुए थे, लगभग दिसंबर में आए हुए थे, ये 6 महीना मात्र हुआ था उसको आए हुए। हो सकता है उन लोग देखे होंगे, पहले से जाने होंगे कि ये यहाँ पे नई चीज आई है, तो उन्होंने इसी को ही टारगेट किया है, इसी को ही उन लोग ले गए। तो क्या लगता है, अब बहुत से ऐसे कर्मचारियों का बीमा रहता है जो आप लोगों के कंप्यूटर में वो अपलोडेड रहता है, जो सरकार तक के भी जाता है, अब उन परिवारजनों को वो बीमा मिलने में काफी मुश्किल हो। असल में क्या है, ये सारी चीजें तो ऑनलाइन रहती है, पर हम लोग जो काम है वो कंप्यूटर के थ्रू ही करते थे। अब आप लोग के पास डेटा हम लोग अब किसी भी प्रकार का डेटा ऑनलाइन चढ़ाने में असक्षम है, क्योंकि ये सारी जानकारी हम लोग गवर्नमेंट को जो पहुंचाते हैं वो ऑनलाइन एंट्री करके ही देते हैं। जो पेशेंट आते हैं उनकी पूरी जानकारी, कौन से पेशेंट आए, किनको क्या मेडिसिन प्राप्त हुई, और ये सारी चीजें जो है वो सारी ऑनलाइन रहती थी। अब जब कंप्यूटर नहीं है तो फिर हम लोग के पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय मैनुअल काम करने के, तो वो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक के इस कार्यालय में सीसीटीवी का यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिखता है। सीसीटीवी के लिए हम लोग बात किए थे, लगाना तो चाहिए है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इस चीज को मैं मानती हूँ। आप लोगों ने थाने में FIR? हाँ, FIR वगैरह हो गई है सर, और हो सकता है अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग सब कोई का काम जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इससे।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तर से 3-3 नए कंप्यूटर और एक नए प्रिंटर जो कि लाखों रुपए की कीमत के हैं, वो चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद बताया जा रहा है कि जो आपराधिक लोग हैं, जो चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे, वो एक खिड़की को, जाली को तोड़ करके अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद केवल और केवल 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर को ही बस उठा करके लेकर के चले गए। अभी फिलहाल में इस दफ्तर से यहाँ के कर्मचारी और जो चिकित्सक अधिकारी हैं, उनके द्वारा सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अब इस एफआईआर को लेकर के, इस चोरी के मामले को लेकर के स्थानीय थाने का, पुलिस का क्या कुछ बयान आता है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में लक्ष्मी प्रसाद नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर एक महिला से 5,70,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी लक्ष्मी प्रसाद ने पीड़िता विद्या वर्मा को सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया था। आरोपी ने पीड़िता से 5,70,000 रुपए लेकर नौकरी नहीं लगाई और धोखाधड़ी की, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर राजनांदगांव लाया गया, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। वो दोनों आरोपी और प्रार्थी पूर्व के परिचित थे। आरोपी का कहना था कि मेरे जो कुछ संबंधित लोग मंत्रालय में हैं, उनके माध्यम से मैं सब इंस्पेक्टर में तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा। मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी शासकीय नौकरी या अन्य नौकरी में लगाने के नाम पर कभी किसी को पैसा न दे, और अगर कोई आपसे मांगता है तो उसको पुलिस कंट्रोल रूम को या स्थानीय थाने को सूचित करें, ताकि इस प्रकार के लोगों को पर कार्रवाई की जा सके और लोग ठगी का शिकार होने से बचे। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी दी है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुलशन तिवारी और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने संयुक्त रूप से 25 जून को राजनांदगांव कवर्धा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने खाद्य वितरण में हो रही अनियमितताओं एवं हर दुकान और समिति केंद्र में रेट लिस्ट और स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से लगाने की मांग की गई है। वहीं जिला प्रशासन से कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। यदि 25 जून तक किसानों को खाद नहीं मिली तो जिले भर के किसान कांग्रेस के साथ मिलकर सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। चुरिया के ग्राम पंचायत बमहनी 4 भाटा में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई पराक्रम और शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति के लिए एक मिसाल है। उनकी बहादुरी और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित की जाएगी। वहीं छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने मातृत्व भूमि की आजादी के लिए अलख जलाकर तत्कालीन समय में अखंड भारत को जागृत करने का कार्य किया था। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन के लिए ग्रामवासियों और अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। मार क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हार्डकोर नक्सल दंपत्ति ने लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटते अपना हथियार छोड़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल दंपत्ति को सरेंडर करने से मोहला मानपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सल दंपत्ति के आत्मसमर्पण मामले का प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए राजनांदगांव रेंज आईजी ने बताया कि मोहला मानपुर पुलिस के द्वारा नक्सलियों के घर वापसी यानी कि आत्मसमर्पण के लिए ऑपरेशन प्रयास चलाए जा रहे हैं। वहीं अभियान के अंतर्गत मार क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे डिविजनल कमेटी मेंबर जीवन उर्फ राम तुलावी और उसकी पत्नी तेलीटोला थाना मोहला में बुधवार को लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटते आईजी के सामने सरेंडर कर दिया है। अभी वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, लड़ने की स्थिति में नहीं है और राशन पानी की व्यवस्था की भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम सरकार का जो योजना जो लाए उससे प्रभावित होकर समर्पण के लिए आए। मैं वहाँ 20 साल तक लगभग नक्सली संगठन से जुड़ी थी।
क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पर चेतना नाट्य मंच से जुड़ी थी, नाच गाना सिखाती थी वहाँ। अन्य जो नक्सली कैडर है उनके लिए कोई संदेश आप देना? मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो अभी सरकार का योजना है उसे स्वीकारते हुए वो भी आत्मसमर्पण कर दे। मोला मनपुर पुलिस की जो एक्टिव इन्होंने पुलिसिंग की है और जिले में जो एक्टिव नक्सली थे उनके घर जाकर या उनको तरह तरह से मैसेज पहुंचाए और साथ में हमारे जो आईटीबीपी के अधिकारीगण हैं सबके सहयोग से प्रभावित होकर 2 नक्सली जो मोला जिले के रहने वाले थे और मार डिवीजन बस्तर के मार डिवीजन में कार्यरत थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है और जो शासन की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया है। उसके तहत जो तत्काल इनको दोनों को 50-50 हज़ार की जो प्रोत्साहन राशि है दी गई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।